हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एपीएससी सीसीई 2025 का ऐसे पेपर। इस साल अभी जो मेंस हो रहा है उसका ऐसे पेपर कैसा आया है, लास्ट ईयर से कैसे डिफरेंट है, इस साल ऐसा क्या आया है और अगले साल क्या आ सकता है, कैसे इस ऐसे पेपर को अप्रोच किया जा सकता था। तो देखिए, मैं 2024 के बारे में बताता हूँ। लास्ट ईयर जो पेपर आया था उसमें दोनों साइड जो थीम्स थे, जो 8 टॉपिक्स कवर्ड थे, वो 8 टॉपिक्स पूरे पूरे आसाम ओरिएंटेड थे, जो कि इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला है। लास्ट ईयर फिलोसफिकल टॉपिक हमें नहीं मिले थे, इस बार थोड़े बेसिक फिलोसफिकल टॉपिक्स हमें देखने के लिए मिले हैं। उसके पहले हमें फिलोसफिकल टॉपिक भी पूरा देखने के लिए मिलता था। तो इट्स काइंड ऑफ ए ब्लेंड। ब्लेंड मतलब आपको हर टॉपिक वाइज नॉलेज होना चाहिए। आसाम के बारे में, आसाम स्पेसिफिक इशूज एंड चैलेंजेस का पूरा पूरा नॉलेज होना चाहिए। इंडिया स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा बाकी करंट अफेयर्स का नॉलेज होना चाहिए। फिलोसफिकल ऐसे कैसे लिखते हैं उसका नॉलेज होना चाहिए। ये पूरा अगर आप होलिस्टिकली पढ़ते हो तो जाके आप ऐसे को अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली जैसा आप जानते हो कि 2 सेक्शंस आता है ऐसे के पेपर में, है ना, से पार्ट ए या सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 4 ऐसे होते हैं। आउट ऑफ 4 ऐसे यू नीड टू राइट 1 ऐसे ओनली, और पार्ट बी से आप 4 ऐसे में से 1 ऐसे लिखते हो। और जो 1 ऐसे आप चूज करते हो, कई बार ऐसा बोला जाता है कि चूज वो ऐसे करो जो कि बाकी लोग ना लिख पाए। अरे बाकी लोगों से आपको मतलब नहीं है, हमेशा वो ऐसे चूज करो जो आप अच्छे से लिख पाओ, क्योंकि बाकी लोग क्या लिख पाएंगे क्या नहीं लिख पाएंगे वो आप सोच भी नहीं सकते हो, डिसाइड भी नहीं कर सकते हो, और उससे आपका फायदा भी नहीं है। आप जो काम अच्छा कर सकते हो वो करो। तो आप ऐसे जो टॉपिक आप अच्छा लिख पाते हो वो लिखो। तो चलो सेक्शन ए में आते हैं। सेक्शन ए 125 मार्क्स, 4 टॉपिक्स यहां से हैं। अब देखो, अलग अलग लोगों ने अलग अलग टॉपिक चूज किया होगा। ठीक है, ये टॉपिक सारे बहुत इजी टॉपिक, इजी टू अंडरस्टैंड है। डाइवर्सिटी फॉर्म द कॉर्नर स्टोर ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। डाइवर्सिटी का आपने नाम जरूर सुना होगा। डाइवर्सिटी जो है वो फॉर्म करता है मल्टीकल्चरलिज्म का कॉर्नर स्टोन। कॉर्नर स्टोर जो है वो डाइवर्सिटी है। ठीक है, मल्टीकल्चरल सोसाइटीज का, मल्टीकल्चरलिज्म आइडियोलॉजी का कॉर्नर स्टोन आइडियो जो है वो डाइवर्सिटी है। अब इसको समझने के लिए, इसको लिखने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए था? मल्टीकल्चरलिज्म पे आपके पास डिटेल्ड एग्जॉस्टिव नॉलेज होनी पड़ेगी, है ना। जब आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पढ़ते हो यूपीएससी के लिए, एपीएससी में तो ऑप्शनल नहीं है, बट जो लोग साइड बाय साइड यूपीएससी का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मल्टीकल्चरलिज्म डायरेक्टली उनको पढ़ना होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट में। सोशियोलॉजी में पढ़ना होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट में। तो जब आप ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में पढ़ते हो तो ये टॉपिक आपके लिए केक वॉक बन जाता है ना। इसमें आपके पास भर भर के कंटेंट होता है, फिलॉसफी होती है, थिंकर्स के नाम होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं, जो सारा का सारा नॉलेज आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो। बट खैर, आज जो मैं इसका एनालिसिस बता रहा हूँ आपको, वो एक लेमन पर्सपेक्टिव से, एक जीएस पर्सपेक्टिव से बताऊंगा कि अगर आपको नहीं पता होता तो भी आपको अगर ये टॉपिक लिखना था तो कैसे लिखते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन टुडेज फ्रैंकेनस्टीन। अब ये क्या है, फ्रैंकेनस्टीन क्या है? बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि व्हाट इज फ्रैंकेनस्टीन, तो इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पता होते हुए भी ये टॉपिक हो सकता है आप लोगों ने छोड़ दिया होगा। थर्ड, बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स इज अ हिंड्रेंस टू सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो उसका हिंड्रेंस कौन है? बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स। अब इसका भी मोटा मोटा आप लोगों ने अंदाजा लगाया होगा कि फ्रीवीज की बात की जा रही है ना, रेवड़ी कल्चर की बात की जा रही है ना। इजीएस्ट ऑफ देम ऑल जो थोड़ा फिलोसफिकल है, कैन मनी बाई हैप्पीनेस? क्या पैसा हैप्पीनेस खरीद सकता है? ठीक है, तो हम ये चारों टॉपिक के बारे में एनालिसिस करेंगे। हो सकता है कि आपने अलग अलग सुना होगा। सेक्शन बी, अ वर्ल्ड विदाउट इंटरनेट। एक दुनिया जो इंटरनेट के परे है। 2009 तक, 2008 तक कॉलेज में जाने से पहले मैं जो लाइफ जी रहा था, दैट वाज द लाइफ विदाउट इंटरनेट ओनली। ठीक है, तो आई हैव ऑब्वियसली एक्सपीरियंस इट। आप मिलने में से भी बहुत लोगों ने लाइफ विदाउट इंटरनेट को एक्सपीरियंस किया ही होगा। बट आज के कंटेक्स्ट में क्या है उसके बारे में लिखना है। इज ऑनलाइन लर्निंग बेटर देन ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ लर्निंग? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है ये, है ना, कि क्या ऑनलाइन लर्निंग बेटर है ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ लर्निंग से? क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। स्टीरियोटाइपिंग द नॉर्थ ईस्ट इग्नोरेंस एंड परसेप्शन। नॉर्थ ईस्ट, यहां भी क्वेश्चन है। नॉर्थ ईस्ट का को स्टीरियोटाइप अगर किया जाता है तो उसमें इग्नोरेंस छुपा हुआ है और लोगों का परसेप्शन छुपा हुआ है। ठीक है, तो एक टॉपिक जो है डायरेक्टली फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट या आसाम स्पेसिफिक आप बोल सकते हो, बाकी जो है वैसा नहीं है। रिसेंट ट्रेंड्स इन क्राइम्स बाई वुमेन है।
इसको अगर आप मिसअंडरस्टूड करके लिखोगे तो ये भी आप हो सकता है गलत लिख दो। तो ये है 8 टॉपिक्स। अब 8 टॉपिक्स में से हम स्टार्ट करते हैं, एक एक टॉपिक समझना कि हम कैसे टॉपिक्स को लिख सकते थे। डाइवर्सिटी फॉर्म्स द कॉर्नर स्टोन ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। तो डाइवर्सिटी के बारे में आप सबको पता है कि डाइवर्सिटी क्या होती है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि डिफरेंट तरह के लोग जो हैं, डिफरेंट तरह के पीपल जो हैं, वो किसी कंट्री में रह रहे हैं, जिनका रेसेस अलग हैं, जिनके लैंग्वेज अलग हैं, जिनका रिलीजन अलग है, जिनका कास्ट अलग है, जिनका फूड हैबिट अलग है, जिनका कुजीन्स अलग है, जिनके क्लोथिंग अलग है, जिनका कल्चरल अलग है। तो वो क्या हो रहा है, वो डाइवर्सिटी है। ठीक है, हाइट अलग है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग है, फिजिकल एट्रीब्यूट्स अलग हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ्स अलग हैं, वीकनेस अलग है, दैट इज डाइवर्सिटी। और डाइवर्सिटी फॉर्म करता है मल्टीकल्चरलिज्म का कॉर्नर स्टोन। मल्टीकल्चरलिज्म क्या है? डिफरेंट कल्चर के लोग किसी कंट्री में अगर रहते हैं, किसी स्टेट में रहते हैं और उनको इक्वल राइट्स मिलता है, और खासकर जो माइनॉरिटी होती है, कल्चर वाइज माइनॉरिटी, उनको ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है, उनकी बातों को, उनके लैंग्वेज को, उनकी वॉइसेस को, उनके ओपिनियंस को ज़्यादा आगे बढ़ाया जाता है, से दिया जाता है कि उनकी वॉइसेस जो हैं, उनका ओपिनियन जो है, उनका ग्रोथ जो है वो हिंडर नहीं हो। तो उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीकल्चरलिज्म बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की बात अगर हम करें तो इंडिया में आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19, है ना, ये सारे आर्टिकल जो हैं, और फिर उधर बाद में आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, ठीक है, और उसके बाद ऑब्वियसली आर्टिकल 27, 28, 29, ये जितने भी आर्टिकल्स आप पढ़ते हो, ये आर्टिकल्स कहीं ना कहीं किसकी बात करते हैं? इंडिया को मल्टी कल्चर बनाने की बात करते हैं, है ना। अगर इक्वालिटी बिफोर लॉ है, अगर इक्वल प्रोटेक्शन टू लॉ है, मतलब हर कल्चर को, हर कल्चर के लोग हैं वो एक तरह से सेम सिटीजन है, वो कोई सेकेंडरी सिटीजन नहीं है अगर उसका कल्चर जो है वो एक माइनॉरिटी कल्चर है। तो समझ में आई बात? कल्चरल राइट्स अलग से हैं, माइनॉरिटी जो आपके फंडामेंटल राइट्स में ही है। आ रही है बात समझ में? आ ही रहा होगा, ठीक है, अगर आपने फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ा है तो, ठीक है। आर्टिकल 15 बोलता है R2CSP, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बिना, है ना, सबको एक तरह से स्टेट क्या करेगा? ट्रीट करेगा, ठीक है। 16 में भी वैसी ही बातें हैं, 17 में अनटचेबिलिटी हटाने की बात है, तो वहां भी आपको मल्टीकल्चरलिज्म प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो मल्टीकल्चरलिज्म है क्या? इज्म जहां लग जाएगा वो एक आइडियोलॉजी है, वो एक थॉट प्रोसेस है, और वैसा थॉट प्रोसेस है, हाँ, मल्टीकल्चरल चीजों को प्रपोज किया जाए, प्रमोट किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। तो उनको प्रोटेक्ट कैसे किया जाएगा? उनको स्पेशल राइट्स देके, जो माइनॉरिटी राइट्स आप पढ़ते हो, ठीक है, आर्टिकल 29 में पढ़ते हो, ठीक है, उनको स्पेशल आर्टिकल 30 में पढ़ते हो, ठीक है। तो अलग तरीके से मल्टीकल्चरल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात होती है, माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात होती है। बाकी एजुकेशन में, है ना, आपको अलग से रिजर्वेशन अगर मान लो मिल रहा है, या एजुकेशन के अलावा एम्प्लॉयमेंट में मिल रहा है, फंडामेंटल राइट सबको इक्वल मिल रहा है, आर्टिकल 19 सबके लिए इक्वली अवेलेबल है। तो इसमें तो कॉन्स्टिट्यूशन वाले ही बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते थे, ठीक है। अगर इतना प्रोटेक्शन उनको मिल रहा है तो वही चीज जो है कॉर्नर स्टोन है डाइवर्सिटी का। अब डाइवर्सिटी के को आप अलग तरीके से लिख सकते थे, इसमें सारे एस्पेक्ट लिख सकते थे, ठीक है। तो डाइवर्सिटी फॉर्म्स द कॉर्नर स्टोन ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। इसमें आप इश्यूज भी लिख सकते थे, अलग अलग कंट्री वाइज इश्यूज लिख सकते थे, कहीं हिजाब या बुर्का नहीं पहना दिए जाना, वो भी आप इश्यूज और चैलेंजेस में लिख सकते थे, ठीक है। दूसरे कल्चर का, दूसरे रिलीजन का रेस्पेक्ट नहीं होना, वो भी सारी चीजें लिख सकते थे, ठीक है ना। एक ही अगर स्टेट का, अब इसमें सेकुलर वाला पूरा एंगल आ जाएगा, ठीक है, लिबर्टी वाला पूरा एंगल आ जाएगा, टॉलरेंस वाला एंगल आ जाएगा कि वैसे सोसाइटी जहां मल्टीकल्चरल सोसाइटी, वहां पे क्या है, टॉलरेंस हाई लेवल का है। एक सोसाइटी दूसरे सोसाइटी के कल्चर को क्या कर रही है, अगर एक्सेप्ट नहीं भी कर रही है तो टॉलरेट कर रही है, ठीक है, एक्सेप्ट कर रही है, एक्सेप्टेंस है, एकोमोडेटिव अप्रोच है, ठीक बात है। ये सारी चीजें है ना, उसके लिए लॉ होना चाहिए, उसके लिए सोसाइटी एकोमोडेटिव होनी चाहिए, ठीक है, लॉ का इन्फोर्समेंट बढ़िया होना चाहिए। समझ में आ रही बात? ये सारा पॉइंट्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते थे, ठीक है। तो ये हो गया डाइवर्सिटी फॉर्म्स द कॉर्नर स्टोन ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। इश्यूज भी लिखोगे, चैलेंजेस भी लिखोगे, उसमें एग्जाम्पल भी लिखोगे, और वापस इस मल्टीकल्चरलिज्म को कैसे प्रमोट करना है, डाइवर्सिटी को कैसे प्रोटेक्ट करना है ना। अगर सिर्फ हिंदी इंपोज कर दी जाए पूरे ऑल ओवर इंडिया में तो क्या डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करेगा? शायद नहीं करेगा। अगर सिर्फ एक ही तरह का फूड कि यही है थाली, ये चावल खा लो, दाल खा लो,
ठीक है, ये सब्जी खा लो, यही थाली आपको खाने के लिए मिलेगी, बाकी और कुछ आप नहीं खाओगे, तो क्या डाइवर्सिटी प्रोटेक्टेड होगा? नहीं होगा। अगर एक ही तरह का कपड़े क्या इंपोज कर दिया जाए, क्या डाइवर्सिटी प्रोटेक्ट होगा? नहीं होगा। अगर एक ही तरह का कल्चर क्या इंपोज कर दिया जाए, क्या डाइवर्सिटी प्रमोट होगा? नहीं होगा। उसके लिए अलग अलग कल्चर को इक्वली रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। यही सब पूरा एस्पेक्ट आपको इसमें लिखना था। सेकेंड टॉपिक इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज टुडेज फ्रैंकेनस्टीन। फ्रैंकेनस्टीन का मतलब एक ऐसी चीज जो खुद के रूल्स को डिफाई कर दे। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रोबोट जो बना रहे हो आप, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से खुद कुछ भी चीज क्रिएट किया जा रहा है, तो उसमें कुछ बेसिक रूल्स होंगे जो उसको फॉलो करना होगा, है ना। लेकिन अगर कोई अपने क्रिएटर को ही डिस्ट्रॉय करने लगे, फॉर एग्जाम्पल आपने रोबोट देखा होगा, रोबो, है ना, ठीक है, मूवी देखी होगी, रजनीकांत की मूवी देखी होगी, ठीक है, रजनीकांत, इसमें बाद में सेकंड पार्ट में अक्षय कुमार भी आते हैं। तो रजनीकांत वाली मूवी में क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर अपने क्रिएटर की बात मानना बंद कर दे, रोबोट की बात मानना बंद कर दे, तो वो क्या करेगा, पूरा डिस्ट्रॉय करेगा। तो क्या ऐसा होने वाला है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज टुडेज फ्रैंकेनस्टीन, है ना। यहाँ पे कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं था, है ना, ये तो एरो, ये तो मैंने लगा दिया, कहीं पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं था, ठीक है। मतलब ये आर्टिकल ये बोल रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आज का फ्रैंकेनस्टीन है। तो एक तरह से ये कंसर्न वाली बात बता रहा है, और इसमें आप मैक्सिमम पॉइंट जो लिखोगे वो इसके बारे में लिखोगे, सपोर्ट करते हुए कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है फ्रैंकेनस्टीन है। ऑलमोस्ट 50% आप ऐसे आप उसको दोगे, 20% 25% आप इसको देखो कि नहीं, फ्रैंकेनस्टीन नहीं है, मतलब खुद को डिस्ट्रॉय करने वाला, अपने क्रिएटर को डिस्ट्रॉय करने वाला, अपने रूल्स को डिस्ट्रॉय करने वाला नहीं है। हॉलीवुड में कई सारी मूवीज इसी पे बेस्ड बनी हैं, है ना, जिसमें सैम ऑल्टमैन जो हैं, उसके अलावा आप जितने भी एआई एक्सपर्ट उठा लो, अलग अलग कंट्रीज के लीडर्स उठा लो, वो सब यही बोलते हैं कि एआई में रिस्क है। एआई का रिस्क ये है कि एआई जो है कोलोनाइज कर सकता है, पूरे वर्ल्ड पे कब्जा कर सकता है। वो रिस्क की बात होती है, रिस्क एंड चैलेंजेस आप जरूर लिखोगे, उसी के ऊपर ये पूरा पूरा टॉपिक है। और लास्ट में कंक्लूजन और रिमार्क्स क्या लिखोगे आप, वे फॉरवर्ड क्या लिखोगे, जो लास्ट के 2-3 पेज लिखोगे वो ये लिखोगे कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फ्रैंकेनस्टीन बनने से बचाया जाए, है ना। उसके लिए क्या होना चाहिए, रेगुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। अगर ये एआई बड़े बड़े साइंटिस्ट, टॉप लेवल के साइंटिस्ट अगर क्रिमिनल माइंडेड हो जाए, या टॉप लेवल के साइंटिस्ट क्रिमिनल्स अगर उनको हायर कर लें, ठीक है, उनको टेररिस्ट हायर कर लें, तो उनसे फिर वो ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे डिवाइसेज बनवा सकते हैं जो पूरे वर्ल्ड का क्या करने लगे, विनाश करने लगे, ठीक है। तो वो वहाँ पे एक तरह से सर्विलेंस, एक तरह से लॉ, है ना, बाकी सारे कंट्रीज का कोलैबोरेशन, ठीक है, रिसर्चर्स का कोलैबोरेशन, R&D, ये सारी चीजें जो हैं वहाँ पे सॉल्यूशन वाइज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट प्रॉब्लम पे है, तो प्रॉब्लम ही ज्यादा बताओगे, फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं है वो बताओगे, प्रॉब्लम को कैसे दूर करें वो 3 पार्ट में इस ऐसे को लिखोगे मल्टीपल पॉइंट्स के साथ। बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स इज अ हिंड्रेंस टू सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ, ये असर्शन, ये तीनों जो आप टॉपिक देख रहे हो इसको असर्शन बोलते हैं। असर्शन मतलब ये तीनों टॉपिक बोल रही हैं कि हाँ, बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स ही हिंड्रेंस है सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। आपसे पूछ नहीं रही, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क की क्या है बताओ। यहाँ पे बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स इज अ हिंड्रेंस टू सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ बोल रहा है कि है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 100% आप कंटेंट इसी पे लिखोगे कि यस बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स इज अ हिंड्रेंस टू सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ। व्हाट इज बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स? लोगों के अकाउंट में 5-5 हज़ार डाल दो हर महीने, लोगों को स्कूटर बांट दो, लोगों को लैपटॉप बांट दो, लोगों को मोबाइल फोन बांट दो, लोगों को टीवी बांट दो, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे दो, ठीक है। ये सब चीजें क्या बोली जाती हैं, कई बार बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स बोला जाता है। फ्रीबीज, जो आजकल लास्ट 2-3 साल से बहुत ज्यादा आप इसका चलन देख रहे हो, है ना, खासकर वुमेन के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, इनके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स, है ना। यहाँ पे ये टॉपिक बोल रहा है बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स, है ना। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, फार्म लोन वेवर्स, फार्मर का लोन को कैसे वेव किया जाए, ऑफ किया जाए, फार्म लोन वेवर्स की बात होने लग जाती है कि फार्मर्स के पास जो भी लोन जाता है कई बार वो चुका नहीं पाते हैं, तो नई गवर्नमेंट या पुरानी गवर्नमेंट ही उसको वेव कर देती है, या नई गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है कि हम गवर्नमेंट में आएंगे तो हम फार्मर्स का लोन वेव कर देंगे, माफ कर देंगे। तो वो सब क्या है, बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स है। तो क्या वो सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ में हिंड्रेंस है? तो काफी हद तक यस। आप वो सारे पॉइंट लिखोगे कैसे है, जब सारा का सारा पैसा खर्च हो जाएगा फ्रीवीज में, 2-2 हज़ार रुपए अकाउंट में डालने में, 5-5 हज़ार रुपए अकाउंट में डालने में, तो फिर क्या एजुकेशन के लिए हम बहुत सारे स्कूल्स खोल पाएंगे? नहीं। अपग्रेड कर पाएंगे? नहीं। हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी दे पाएंगे? नहीं। रोड अच्छा दे पाएंगे? नहीं। स्किलिंग सेंटर्स खोल पाएंगे? नहीं,
है ना, वो सारा पैसा क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेके आता है। पूरा पूरा इकोनॉमिक्स और गवर्नेंस पे बेस्ड ये टॉपिक है। समझ में आई बात? ग्रोथ को फ्यूल कर पाएंगे नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट कर पाएंगे नहीं, वो पैसा का क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर आपको एक क्वेश्चन मैंने कराया होगा जो यूपीएससी का पीवाईक्यू है, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो मुझसे, है ना, तो वो क्या है, डायरेक्टली क्या है, अगर उसमें यही क्वेश्चन रहता है, ऑप्शन भी यही रहता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसका है, अगर गवर्नमेंट लोगों को फ्री में कोई चीज दे रही है तो, है ना, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसका है, टैक्स पेयर्स का है। टैक्स पेयर को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, यस, टैक्स पेयर डीमोटिवेट होगा, यस, टैक्स पेयर इंडिया छोड़ के भागेगा, यस, ब्रेन ड्रेन होगा, यस, रिसर्च फैसिलिटीज आएंगे नहीं। तो ये सारा नो 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 वाली चीजें आप जरूर इसमें लिख सकते हो। ऐसे आप करके ऑलमोस्ट 50 to 60% ऐसे आपका इसी चीज पे जाएगा कि यस, बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स इज हिंड्रेंस टू सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ। उसमें आप इंडिया स्पेसिफिक एग्जांपल दोगे, अलग अलग स्टेट स्पेसिफिक एग्जांपल दोगे, है ना, एक दो पुराने एग्जांपल्स आप आसाम स्पेसिफिक भी दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट जो एग्जांपल्स होंगे, है ना, वो लेटेस्ट एग्जांपल जो भी गवर्नमेंट चला रही होगी, अभी उसका आउटकम आना बाकी है। आउटकम बाद में हम उसको बोल सकते हैं कि हाँ उसका आउटकम होगा, क्या होगा और क्या नहीं होगा। बट अगर हम बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स चलाते रहते हैं तो गरीब लोगों को हम डिपेंडेंट बना रहे हैं, डिपेंडेंसी कल्चर प्रमोट कर रहे हैं। वो गरीब लोग काम ही नहीं करना चाहेंगे, वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग काम ही नहीं करना चाहेंगे। उनको तो लगेगा ना फ्री का खाना आ ही जा रहा है, फ्री का केरोसिन आ ही जा रहा है, फ्री का इलेक्ट्रिसिटी आ ही जा रहा है, फ्री में अकाउंट में पैसे आ ही जा रहे हैं, तो काम करना क्यों है। ठीक है, तो ये डिपेंडेंसी पॉलिटिक्स जो है आपका ह्यूमन साइकोलॉजी खराब कर रहा है। और एक पॉलिटिकल पार्टी अगर प्रमोट कर रही है बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स को, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की मजबूरी बन जाती है कि वो और ज्यादा बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स को प्रमोट करे, और ज्यादा फ्रीबीज दे, ये फ्रीबीज देगा, उससे ज्यादा ये देगा, उससे ज्यादा ये देगा, उससे ज्यादा ये देगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, लेजिटिमेशन क्राइसिस आ जाएगा। अगर आप फिर से पॉलिटिकल साइंस पढ़े हो तो यहाँ पे हेबरमास की थ्योरी आ जाती है, पॉलिटिकल क्राइसिस वाला। ठीक है, तो वो उसको यहां से भी आप रिलेट कर सकते हो, या तो आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हो या तो आपने पबैट पढ़ा हो, तो दोनों सब्जेक्ट्स में से आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, और क्या फिर सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा कैसे, तो बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स क्या बिल्कुल ही गलत है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स फॉर एग्जांपल मनरेगा जो थोड़ा लोगों को क्या देता है, एम्प्लॉयमेंट देता है गांव में, ठीक भी है, समझ में आ रही बात। टेम्प्रोरी रूप से ये सारी चीजें ठीक है, टेम्प्रोरी रूप से शॉर्ट टर्म के लिए ये सारी चीजें ठीक है, बट लॉन्ग टर्म पे ये सारी चीजों को प्रमोट नहीं करते रहना चाहिए, इन पर डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। लॉन्ग टर्म पे हमें लोगों को में स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में हमें लोगों को एजुकेट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज प्रमोट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना चाहिए, रादर देन कि हमें बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स को प्रमोट किया जाए। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कुड हैव रिटन द आंसर्स। अगेन 3 पार्ट, एक बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स को क्रिटिसाइज करते हुए, सेकंड पार्ट बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स का जो शॉर्ट टर्म और मिड टर्म इंपैक्ट है पॉजिटिव, उसको थोड़ा प्रेज करते हुए, और कंक्लूजन में कि बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स की जगह हम लोग सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे फ्यूल कर सकते हैं। ठीक है, कैन मनी बाई हैप्पीनेस, इसका आंसर लिख दो, यस, हो गया, खत्म हो गया ऐसे। ठीक है, क्योंकि आंसर तो यस ही है, नो तो वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब देखो हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या है, एथिक्स में बड़ा होगा ना, सब्जेक्टिव चीज है। हैप्पीनेस इज नॉट वेरी ऑब्जेक्टिव, है ना, कि हाँ मैं हैप्पी हूँ। हैप्पीनेस क्या है, हैप्पीनेस के बहुत सारे डायमेंशन हो सकते हैं। हैप्पीनेस एक है, मटेरियल वेलबींग एक डायमेंशन है, इमोशनल वेलबींग एक डायमेंशन है, फिजिकल वेलबींग एक डायमेंशन है। ठीक है, अनंत अंबानी क्या हैप्पी हैं, क्या पता उनको रोज का 10 इंजेक्शन लग रहा हो, अलग अलग बीमारियां हो अनंत अंबानी के पास। ठीक है, 10 इंजेक्शन उनको लग रहा हो। अनंत अंबानी जो थोड़े से मोटे हैं, थोड़े से क्या ठीक ठाक मोटे हैं, उन्होंने क्या कोशिश नहीं की अपना वेट कम करने की, बिल्कुल की है, बहुत बार की है, बट उनका वेट कम होता है कि नहीं, नहीं होता है। बहुत सारे इश्यूज हैं उनके पास, बाल उड़ा हुआ है, मेरे से आधा उम्र तो नहीं होगा उनका, 5 साल 6 साल उम्र कम होगा मेरे से। ठीक है, फिर भी क्या उनको उतना उस लेवल का हैप्पीनेस है, शायद नहीं है। समझ में आई बात। तो हैप्पीनेस के अलग अलग डायमेंशन आप लिख सकते हो। समझ में आई बात कि हैप्पीनेस का आप क्या डायमेंशन लिख सकते हो, हैप्पीनेस के आप डायमेंशन लिख सकते हो, बहुत सारे डायमेंशन लिख सकते हो। हैप्पीनेस का एक डायमेंशन में ऑब्वियसली पैसा, क्या कैन मनी बाई हैप्पीनेस, तो इसका आंसर इसमें क्या लिखोगे, 30 to 40% यस वाले पार्ट लिखोगे कि मटेरियल वेलबींग इज सुप्रीम। पैसा क्या है, मटेरियल वेलबींग है आपके लिए, है ना। उसमें आप मटेरियल वेलबींग इज सुप्रीम कौन बोलता है, कौटिल्य बोलते हैं, कहां बोलते हैं, अर्थशास्त्र में बोलते हैं। ठीक है, ये एथिक्स में भी पढ़ाया है और भी जगह पढ़ाया है, गवर्नेंस में भी पढ़ाया है, तो यहां से ये चीज आप स्टार्ट कर सकते हो, मटेरियल वेलबींग इज सुप्रीम। तो मटेरियल वेलबींग क्यों जरूरी है, अभी कैपिटलिस्टिक सिचुएशन चल रहा है, सोशलिस्टिक सिनेरियो तो है नहीं कि सब सबका है, सोशलिस्टिक सिनेरियो तो है नहीं कि आपको कल की चिंता नहीं करनी, आपको कल की चिंता करनी है। कल खाना कहां से आएगा,
है ना, आपको इंश्योरेंस की चिंता करनी है, आपको अपने बुढ़ापे की चिंता करनी है, आपको अपने पेरेंट्स की चिंता करनी है कि है ना, खाना पीना कपड़े गाड़ियां जो भी है, जो भी मटेरियल वेलबींग है, अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की लाइफ जी रहे हो तो आपको इन सब की चिंता करनी है। तो पैसे से वो सारे एस्पेक्ट तो आ जाएंगे, आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी तो मिल जाएगा आपको, या फिर ज्यादा अपॉर्चुनिटी, बाकी लोगों से ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगा। एक वेल्दी पर्सन है उसके पास ज्यादा पैसे होते हैं, एक मिडिल क्लास पर्सन है उसके पास थोड़े कम है, और एक गरीब पर्सन है उसके पास बहुत ही कम है। तो वेल्दी पर्सन का जो बच्चा है उसके पास अपॉर्चुनिटीज हमेशा ज्यादा है। ज्यादा अपॉर्चुनिटी मतलब ज्यादा अपॉर्चुनिटीज टू सक्सीड, ज्यादा अपॉर्चुनिटी टू बी हैप्पी। तो ये सारी चीजें पॉजिटिव तो जरूर रहेंगे उसके साथ, है ना। बट क्या हेल्थ उसके से खरीदा जा सकता है? नहीं, खरीदा नहीं जा सकता। उसको बीमारियां हो सकती हैं, उसको रिस्क हो सकता है, ठीक है। बट हाँ, उसको जरूरी नहीं है कि उसको 15-16 आवर्स काम करना हो, वो अपने साथ टाइम बचा के एक्सरसाइज कर सकता है। ज्यादा पैसा होने से आप टाइम बाई कर सकते हो अपने लिए, ठीक है। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, बट निगेटिव एस्पेक्ट्स मनी का ये है कि मनी का को चेज करना इंडलेस है, इंडलेस गेम बन जाता है। कितना चेज करते रहोगे आप, चेज कर नहीं पाओगे, है ना। इनर कंटेंटमेंट, इनर हैप्पीनेस भी जरूरी है, जिसके लिए बुद्धा का 8 फोल्ड मार्क्स, है ना, डिजायर और दुखा, ये सब रिलेट आप कर सकते हो, ठीक है। कि दुखा जो है उसका कॉज क्या है? डिजायर्स हैं। तो क्या करो, फाइनली आप 8 फोल्ड मार्क्स फॉलो करो। तो क्या पूरे वर्ल्ड में जितने लोग हैं 8 फोल्ड मार्क्स फॉलो कर पाएंगे? गांधीयन फिलोसफी फॉलो कर पाएंगे? शायद नहीं कर पाएंगे। नीड और ग्रीड वाली चीज यहां पे मेंशन कर सकते हो। देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड, है ना। उसके अलावा डेवलपमेंट का अप्रोच फॉलो कर सकते हो। गांधी जी का अगेन एक स्टेटमेंट है ना, द काइंड ऑफ डेवलपमेंटल पाथ टेकन बाय द यूरोपियन कंट्रीज, इफ अदर कंट्री विल टेक द सेम डेवलपमेंटल पाथ, इवन द 9 more अर्थ विल नॉट बी सफिशिएंट। ये सारे कोटेशन जो आपको पढ़ाए हैं ये सब यहां पे डाल सकते हो। बट येट मनी जरूरी है 30%, ठीक है। बट मनी से सिर्फ नहीं होगा, इमोशनल वेलबींग कैसे आएगा, फिजिकल वेलबींग कैसे आएगा, वैल्यूज कैसे इनकलकेट करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ अपने को और देश को कैसे लेके जाना है, वर्ल्ड को कैसे लेके जाना है, एवरी एस्पेक्ट यू शुड कवर। तो अगर ये चारों टॉपिक में किसी के पास कंटेंट की अगर भरमार है, तो फोर्थ टॉपिक में तो कंटेंट की भयंकर भरमार है। तो अगर मैक्सिमम लोगों ने फोर्थ टॉपिक ही लिखा है, तो उस फोर्थ टॉपिक में सबका ऐसे का जो डायमेंशन होगा वो अलग अलग होगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो आग लगा सकते थे, ऐसे टॉपिक थे तुम्हारे पास, फोड़ के आ सकते थे एकदम भयंकर तरीके से। सेक्शन वी, अ वर्ल्ड विदाउट इंटरनेट। इंटरनेट के बिना दुनिया इमेजिन करना जो है पाप लगने लगता है कि बिना इंटरनेट के कैसे। अभी जो वीडियो देख रहे हो वो भी तो इंटरनेट से ही देख रहे हो। तो इंटरनेट के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, अगेन इंटरनेट के नेगेटिव एस्पेक्ट, दोनों लिख देना है, बात खत्म हो गया। इसमें तो कुछ करना है ही नहीं। नेगेटिव एस्पेक्ट मतलब जितने रिस्क हैं, जितने फ्रॉड्स हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बच्चे जो है आईपैड जनरेशन बनते जा रहे हैं, बचपन से मोबाइल 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 देख के खाना खाते हैं, मोबाइल देख के सोते हैं, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी कम हो जा रही है, ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, बचपन से हाइपरटेंशन हो जा रहा है, गेम्स खेलने लग रहे हैं। ये सारी नेगेटिव चीजें आप डाल सकते हो। बट इंटरनेट से क्या हो रहा है, इंटरनेट से बहुत सारी सर्विसेज क्रिएट हो गई हैं, इंटरनेट से इकोनॉमी ड्राइव हो गया है, इंटरनेट से यूपीआई है, इंटरनेट से क्लासेज हैं, इंटरनेट से ई हेल्थ है ना। वीडियो कॉल करके आप डॉक्टर की बात कर सकते हो। तो इंटरनेट के पॉजिटिव, इंटरनेट के नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों लिखो। फाइनली क्या लिखोगे? फाइनली वही लिखोगे जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। दैट इज द कंक्लूजन, खत्म। इसमें कुछ खास है ही नहीं। इज ऑनलाइन लर्निंग बेटर देन ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ लर्निंग? अगेन दिस इज अ क्वेश्चन। तो यहां ये क्वेश्चन था हैप्पीनेस वाला, और ये क्वेश्चन है ऑनलाइन लर्निंग बेटर देन ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ लर्निंग। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, उसमें आप क्या कर सकते हो, ठीक है। अब उसमें आप अपने ऊपर है कि आप पॉजिटिव एस्पेक्ट कितना ज्यादा लिखना है और नेगेटिव एस्पेक्ट। जहां क्वेश्चन मार्क है और जहां क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये तीनों असर्शन है। मतलब जो स्टेटमेंट बोल रहा है वो पॉइंट्स ज्यादा लिखने हैं, ठीक है। इज ऑनलाइन लर्निंग बेटर? ऑनलाइन लर्निंग क्या बेटर है, ठीक है। अब बताओ ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर, है ना, कि बेटर है कि नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन लर्निंग के फायदे बताओ। रिमोट एक्सेस, कहीं भी बैठ के आप एक्सेस कर पा रहे हो उसको, किसी भी टाइम पे कर पा रहे हो, ठीक है। तो आपके पास फ्रीडम ज्यादा है, पैसा कम लगेगा, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ज्यादा है। समझ में आ रही बात, है ना। एबंडेंस ऑफ कंटेंट है, कंटेंट ज्यादा है, ठीक है। यूज आप ज्यादा कर सकते हो। एक लेबलर हो गया है ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है, कि आप दुलियाजान में बैठे हो, डिब्रूगढ़ में बैठे हो, है ना, कहीं भी बैठे हो आप,
लोअर आसाम में बैठे हो, किसी भी एरिया में बैठे हो, कोकराझार में हो, कहीं भी हो, समझ में आ रही बात, आप आराम से दिल्ली में बैठे हो, कहीं से भी आप आराम से ये लेक्चर सुन पा रहे हो। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो क्रिएट हो गया है ऑनलाइन लर्निंग से, है ना। ऑनलाइन लर्निंग जो लर्निंग को और ज़्यादा एक्सेसिबल और ज़्यादा अफोर्डेबल बनाता है, ये सारी चीज़ें तो इसमें सही हैं। बट ऑनलाइन लर्निंग इज बेटर, शायद नहीं, क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग में, है ना, जो सारा का सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके ऊपर है। जो आप पढ़ाई कर रहे हो आपके ऊपर है। आप पढ़ोगे कि पढ़ोगे नहीं, है ना। आप बाद में देखोगे, डाउट नहीं पूछोगे, डिस्कनेक्ट हो जाओगे, आपके पास पीयर्स नहीं होंगे, फ्रेंड्स नहीं होंगे पीयर लर्निंग के लिए। देर इज नो पीयर लर्निंग, देर इज नो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट नहीं है कई बार। यहाँ पे तो मान लो लाइव क्लासेस में तो चलो कई बार हो भी जाता है, बट अगर रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हो तो कई बार क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट नहीं है, आप इंस्टेंटली डाउट क्लियर नहीं कर सकते हो, आप आर्गुमेंट नहीं कर सकते हो, आप डिबेट्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप बाकी लोगों से कनेक्टेड उतने ज़्यादा नहीं हो, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या है, आप प्रैक्टिकल लर्निंग कम कर पा रहे हो, ठीक है। आप इमेजिनरी वर्ल्ड में ज़्यादा रह रहे हो, आप दूसरों के पेस से अवगत नहीं हो, आप कॉम्पिटिटिव बाकी लोगों के कंपेरिजन में उतना नहीं हो। तो दिस इज द प्रॉब्लम विद द ऑनलाइन लर्निंग। ट्रेडिशनल लर्निंग क्या है, गुरु शिष्य परंपरा, गुरु ऊपर बैठते थे, ऐसे चबूतरा देखा होगा पुराना हिस्ट्री में, राज सर आपको पढ़ाते होंगे, नीचे जो है शिष्य लोग बैठे रहते थे, वो भी घर छोड़ के आते ही थे, वहाँ पढ़ाई करते थे। तो अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू उनकी लर्निंग होती थी। अभी ट्रेडिशनल लर्निंग मतलब क्लासरूम लर्निंग की बात अभी कर सकते हैं हम लोग, क्लासरूम में आते हो आप, या फिर ये सिर्फ कोचिंग की बात तो हो नहीं रही है, कॉलेजेस की भी बात हो रही है, स्कूल्स की भी बात हो रही है, अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पे, कॉग्निटिव फंक्शन डेवलप होता है वहाँ पे आपके स्कूल्स में, है ना। आपका सोशलाइजेशन होता है, आपके वैल्यूज़ डेवलप होते हैं वहाँ पे, समझ में आई बात। कॉलेजेस में भी जाते हो, वहाँ पे आपको ग्रुप फंक्शनिंग डेवलप होता है ना। ग्रुप में एक टीम में कैसे काम करना है वो सारी चीज़ें डेवलप होती हैं, कैसे रहना है रियल वर्ल्ड में, लोगों से इंटरेक्ट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें लर्निंग से डेवलप होती हैं। तो इज ऑनलाइन लर्निंग बेटर? अगेन ऑनलाइन लर्निंग इज अ कॉम्प्लीमेंट्री वे, ऑनलाइन लर्निंग कैन नॉट रिप्लेस द ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो हायर स्टडीज, बहुत ज़्यादा के हायर स्टडीज सिर्फ कंटेंट ओरिएंटेड स्टडीज के लिए ज़्यादा अच्छा है, जैसे कोचिंग्स के लिए ठीक है, बट स्कूल और कॉलेजेस का रिप्लेसमेंट तो नहीं है। 30% इज ऑनलाइन लर्निंग बेटर, तो बेटर वाली चीज़ें यहाँ पे लिख दोगे, कॉस्ट, अफोर्डेबिलिटी, ये सब। ट्रेडिशनल मेथड के बारे में बाकी 30-40% लिख दोगे, और लास्ट 20% जो लिखोगे आंसर्स, वो क्या लिखोगे, 20-30% कि हाइब्रिड होना ज़्यादा बेटर है, दोनों का कंबाइंड अप्रोच अगर हमारे पास होगा तो दैट इज बेटर। स्टीरियोटाइपिंग द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट को, पूरे नॉर्थ ईस्ट को रेस्ट ऑफ इंडिया और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में स्टीरियोटाइप किया जाता है ना। जो नॉर्थ ईस्ट पूरा नॉर्थ ईस्ट है, उस पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक रेशियल सिमिलरिटी आ जाती है। जो पूरा रेस्ट ऑफ द इंडिया हो जाता है, उसको अलग तरीके से कंपेयर करने लगता है रेसेस के माध्यम से, है ना, कल्चर के बिहाफ पे, ठीक है, रेस के बिहाफ पे, कल्चर के बिहाफ पे, डेवलपमेंट के बिहाफ पे, ठीक है। उसके लिए ज्योग्राफिकल आइसोलेशन भी जिम्मेदार है कि पूरी ज्योग्राफी जो है नॉर्थ ईस्ट की चिकन नेक से कनेक्टेड है। चिकन नेक के बाद आप मान सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट स्टार्ट हो जाता है। इंडिया का मैप अगर आपने चिकन नेक मैंने 50 बार बनाया होगा, ठीक है, तो वहां से पूरा नॉर्थ ईस्ट कनेक्ट होता है रेस्ट ऑफ द इंडिया से, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से कनेक्टिविटी इशू आ जाता है, कनेक्टिविटी इशू आ जाता है, तो जो बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया के जो परसेप्शंस हैं वो स्टीरियोटाइपिंग है। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब क्या होता है, ओवर सिंप्लीफिकेशन। ओवर सिंप्लीफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, स्टीरियोटाइपिंग बोलते हैं, है ना। कुछ हमारे पास एविडेंसेस हो, कुछ हमारे पास डेटा हो, बहुत फ्रेगमेंटेड सा, उससे हम एक जनरलाइज्ड पिक्चर बना लें कि ये लोग ऐसे होते हैं, इनका फेस ऐसे होता है, इनका कल्चर ऐसे होता है, इनका लर्निंग ऐसे होता है, इनका वर्किंग अप्रोच ऐसे होता है, और उसी को हम पूरे नॉर्थ ईस्ट पे लोगों पे अप्लाई कर दे, जनरलाइज कर दे, तो दैट इज नथिंग बट स्टीरियोटाइपिंग है, कहीं भी अप्लाई कर दे, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन उसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता है, बहुत ज़्यादा। समझ में आई बात? एक परसेप्शन जो पहले से बन रही है लोगों की, वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होती है, ठीक है। ये वन साइडेड स्टोरी जो है, वन साइडेड स्टोरी जो रेस्ट ऑफ इंडिया और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को पता है, वो ज़्यादा जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, काउंटर करना होगा वैसे इग्नोरेंसेस को, वैसे परसेप्शंस को। जो बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया है उनके करिकुलम में नॉर्थ ईस्ट के बारे में डिटेल्स बहुत कम मिलता है, चाहे स्कूल एजुकेशन की बात करें, चाहे कॉलेज एजुकेशन के बारे में बात करें। जब हम एनसीईआरटीज की बात करते हैं, है ना, रेस्ट ऑफ इंडिया में होम डायनेस्टी कहाँ ही पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता है,
समझ में आ रही बात? नॉर्थ ईस्ट के बाकी चीज़ों के बारे में कहाँ पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता है। तो वो सारी चीज़ें हमें इनकलकेट करने की ज़रूरत है। जब हम पढ़ाएंगे ही नहीं, जब लोगों को हमारे बारे में पता ही नहीं होगा, तो स्टीरियोटाइपिंग और इग्नोरेंस तो आएगा ही आएगा। ठीक है, सालों तक ज्योग्राफिकल अलूफनेस रहा, लास्ट 10-20 ईयर्स में थोड़ा कनेक्टिविटी बढ़ रहा है, नॉर्थ ईस्ट पे ध्यान जा रहा है। इसके अलावा लोगों का इंटरमिंगल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उसको दूर करने के लिए है। रिसेंट ट्रेंड्स इन क्राइम बाई वुमेन है, मतलब वुमेन क्या क्राइम कर रही हैं? वुमेन सब क्राइम कर रही हैं। फिजिकल वायलेंस डायरेक्टली छोड़ के बाकी हर क्राइम्स में विमेन जो है इन्वॉल्व है ना। हाउस होल्ड क्राइम्स जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, हाउस होल्ड क्राइम जैसे डोमेस्टिक वायलेंस में कई बार वुमेन ही परपेट्रेटर्स हैं। फॉर एग्जांपल, जो लड़की है, लड़की की जो इनलॉज हैं, इनलॉज में वुमेन वो सबसे बड़े परपेट्रेटर हो जाती हैं, या सिस्टर इन लॉ जो होती है वो परपेट्रेटर हो जाती है। खुद जो मेन पर्सन होती है वो झूठा एलिगेशन लगाती है कई बार, है ना। डाउरी डेथ्स में कई बार वुमेन ही मेन परपेट्रेटर्स होती हैं। समझ में आ रही बात? तो ये रिसेंट ट्रेंड्स इन क्राइम बाई वुमेन में ये पुराने डोमेस्टिक वायलेंस वाले केसेस तो आप मेंशन कर ही सकते हो। साइबर क्राइम्स वाले बहुत सारे केसेस, न्यूडिटी, है ना, साइबर ब्लैकमेलिंग, ठीक है, ये सारे चीज़ों में वुमेन आपको इन्वॉल्व मिल जाएंगी आजकल, है ना। ठीक है, उसके अलावा और भी जितना भी ड्रग्स और ये सब कार्टेल वाली चीज़ें हैं, ये सब में मिल जाएंगे। तो कहाँ कहाँ क्राइम में इन्वॉल्व है वो बता दो। क्यों इन्वॉल्व है? इन्वॉल्व इसलिए है क्योंकि एजुकेशन ज़्यादा मिल रहा है, या फिर आगे बोलो फ्रंट पे आने का मौका ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, कंजम्पशन के लिए फिर पैसे चाहिए, पैसे के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं है ना। विमेन को बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी इकोनॉमिक नहीं मिल रही है, तो कई बार इकोनॉमिक ल्योरिंग पे चली जा रही है, दूसरे को ल्योर करना। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आप लिख सकते हो। फिजिकली, है ना, फिजिकल क्राइम्स में इन्वॉल्व होना, फॉर एग्जांपल मर्डर करना, है ना, डकैती करना, ये सब क्राइम्स नहीं है। बट बाकी कार्टेल्स वाइज अगर आप बोलो, है ना, ड्रग्स वगैरह में, साइबर क्राइम्स में आपको वुमेन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा मिलेगा, हाईएस्ट लेवल पे मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप 8th में लिख सकते थे। फिर इनको दूर कैसे करना है? दूर करने के लिए अगेन विमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी आपको देना पड़ेगा हर जगह, एजुकेशन में। ठीक है, उनके लॉज जो है ना, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, वर्क प्लेस एक्ट, उनको स्ट्रेंथन करो। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट स्ट्रेंथन करना होगा, रेप लॉज स्ट्रेंथन करने होंगे। ठीक है ना। तो वुमेन रिलेटेड क्राइम्स जो है वो एक तरह से सिम्टम्स हैं। वुमेन बाई क्राइम्स जो है सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स क्या है? कई बार जेंडर्ड रोल कम होने का भी सिम्टम है। वुमेन जो है उनको कुछ इंफॉर्मेशन मिल गया और कुछ अपॉर्चुनिटीज में लैकिंग है, इन चीज़ों का भी सिम्टम है। तो ये एक सोशल इशू ज़्यादा है, इसको भी आप सोशलिटी के पर्सपेक्टिव से लिख सकते थे। तो आई होप ये 8 ऐसे आपको कैसे लिखना है मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। ठीक है, और आप इसमें से जो भी ऐसे लिख के आए होंगे अच्छे तरीके से, और अगले बार जो लोग एग्जाम देने वाले हैं, मेंस देने वाले हैं, आप इन एसेज को पढ़ो और इनसे सीखो। पिछले साल का भी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, पिछले साल क्या टॉपिक्स थे और उसको कैसे डील करना था। तो ये 2 साल के टॉपिक्स अगर आप अच्छे से करके जाते हो तो आप काफ़ी हद तक एसेज को अच्छे से टैकल कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। और बस अब अगला पेपर आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।